हाय बच्चा लोग, क्या हाल चाल? ठीक है, चलो आज हम पढ़ेंगे क्या, वेव ऑप्टिक्स। लेकिन वेव ऑप्टिक्स जानने के पहले आपको मेरे बारे में कुछ बातें जाननी पड़ेगी। बच्चों, माय नेम इज सूरज पांडे और आप देख रहे हैं फिजिक्स बाय सूरज पांडे। ओके, चलो देखो, आज हम पढ़ेंगे भाई लाइट का ओरिजिन क्या था, कहाँ किस कॉन्सेप्ट से लाइट का डिस्कशन होना शुरू हुआ, न्यूटन साहब ने क्या रोल प्ले किया लाइट में, और साथ ही साथ डिस्कैरेटिस एक माने जाने साइंटिस्ट थे, उन्होंने कौन सा मॉडल दिया, और फिर हम पढ़ेंगे भाई वेव ऑप्टिक्स। मतलब आज हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखा जाए तो जो कॉर्पस्कुलर मॉडल था, ये जाना तो न्यूटन साहब के नाम से जाता है। न्यूटन साहब को आप लोग सब लोग जानते हैं भाई, उनको इंट्रोडक्शन देने की कोई ज़रूरत ही नहीं। लेकिन ये दिया किसने था? डिस्कैरेटिस ने ये मॉडल दिया था। कॉर्पस्कुलर मॉडल क्या कौन दिया था? डिस्कैरेटिस ने। भाई डिस्कैरेटिस ने तो दिया था सर, लेकिन ये किस चीज़ पे बेस्ड है? तो हम क्या देखेंगे भाई, ये बेस्ड है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। किस पे बेस्ड है भाई? पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट। तो ये पूरा मॉडल किस पे बेस्ड है कि किस तरीके से लाइट के अंदर एक पार्टिकल नेचर है। तो अभी हम इस मॉडल को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन उसके पहले हमें एक चीज़ और जाननी पड़ेगी। सर, पार्टिकल नेचर के बारे में आपने बता दिया, सर क्या वेव नेचर भी होता है लाइट में? तो बच्चों इसका जवाब क्या है? हाँ, वेव नेचर भी लाइट में पाया जाता है। और उसको किसने दिया था? मिस्टर हाइगन, एक डच के साइंटिस्ट थे। ठीक है, तो हम देखेंगे भाई वेव नेचर ऑफ लाइट किसने दिया था भाई? हाइगन साहब। हाइगन साहब, हाइगन साहब ने दिया था। साहब मैंने खुद से लगा दिया। ठीक है, तो भाई देखिए, कॉर्पस्कुलर मॉडल ये डिस्कैरेटिस ने दिया था, लेकिन किसके नाम से जाना जाता है? न्यूटन साहब। क्यों? क्योंकि न्यूटन सर ने बहुत सारी चीज़ें उसमें फाइंडिंग्स की थी और बहुत डिटेल में उसको स्टडी किया था। और आप जानते हो, जिस पे एक बार न्यूटन सर का हाथ लग गया तो वो न्यूटन साहब का हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट हम किसके नाम से देखते हैं? हम ये न्यूटन साहब के नाम से पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या इन दोनों में क्या फ़र्क है सर, क्यों ये मॉडल आप पढ़ा रहे हैं हमें? तो हम देखेंगे क्या इसमें छोटे छोटे माइनर डिफरेंसेस, वो हम देखेंगे। क्या इसके लिए होल्ड करता है, क्या इसके लिए नहीं होल्ड करता है, ये सारे कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे। ठीक है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि हम पूरी फिजिक्स को बहुत फील करने वाले हैं, एक एक कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियरली अंडरस्टैंड करने वाले हैं और आपको मज़ा आने वाला है। देखिएगा, चलिए मज़ा आएगा भाई तो कमेंट करके ज़रूर बताना। चलो देखते हैं कि मान लिया एक आपने एरर मीडियम लिया सर, एक आपने एरर मीडियम लिया और दूसरा आपने डेंसर मीडियम ले लिया सर। डेंसर मीडियम ले लिया, और आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा भाई क्या, कि लाइट, रे ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा, लाइट जब भी रेरर से डेंसर मीडियम में जाती है, लाइट जब भी रेरर से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। ठीक है, तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। तो न्यूटन साहब ने क्या बोला कि जब भी, मतलब कॉर्पस्कुलर मॉडल में क्या बोला गया कि जब भी लाइट रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, सर जब भी लाइट रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, तो अगर हमने मान लिया कि रेरर मीडियम में वेलोसिटी v1 है और डेंसर मीडियम में वेलोसिटी v2 है, तो कॉर्पस्कुलर मॉडल में न्यूटन साहब ने बोला कि देखिएगा, कॉर्पस्कुलर मॉडल में, यहां पे लिख देता हूं मैं, कॉर्पस्कुलर मॉडल में न्यूटन साहब ने क्या बोला? न्यूटन साहब ने बोला कि अगर लाइट रेरर से डेंसर मीडियम में जाती है तो वेलोसिटी जो होती है डेंसर मीडियम की, वो ज्यादा हो जाती है रेरर मीडियम से। समझ में आया? तो क्या बताओ बच्चों, ये जो मैंने लिखा ये सही है या गलत? ठीक है, जिस समय ये मॉडल आया था, जिस समय आपका कॉर्पस्कुलर मॉडल आया था, उस समय
वेव नेचर की कोई बात ही नहीं होती थी लाइट के बारे में, और एक ही तो मॉडल आया था। तो सर सभी को न्यूटन साहब की बातों पे भरोसा करना पड़ता था, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि इस मॉडल में सारी चीज़ें गलत ही हैं। कुछ पॉइंट्स, जो ये वाला पॉइंट है, एक्चुअली ये वाला पॉइंट कि वेलोसिटी डेंसर मीडियम में ज़्यादा हो जाती है, ये वाला पॉइंट कई सालों बाद जब बहुत सारी फाइंडिंग्स आई, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए, तो वहाँ से पता चला कि भाई डेंसर मीडियम में वेलोसिटी कम हो जाती है, क्योंकि डेंसर मीडियम में फ्रिक्शन ज़्यादा आ रहा है लाइट के लिए, तो इसलिए डेंसर मीडियम में वेलोसिटी कम हो जाती है। लेकिन कॉर्पस्कुलर मॉडल में क्या बोला गया कि भाई वेलोसिटी बढ़ जा रही है। तो ये न्यूटन साहब का प्रेडिक्शन था, न्यूटन साहब का ये प्रेडिक्शन था कि भाई ये ऐसा होता होगा। बट जब आगे फाइंडिंग्स आई तो पता चला भाई ऐसा नहीं होता है। सर तो कैसा होता है, तो हम देखेंगे अब क्या, वेव मॉडल ऑफ लाइट। वेव मॉडल में हाइगन साहब ने क्या बोला था, हाइगन साहब ने बोला कि अगर, यहां पे लिख देता हूं, ये कॉर्पस्कुलर मॉडल आपका देख लिया आपने। अगर वेव मॉडल की बात करें, अगर हम वेव मॉडल की बात करें तो इसमें हाइगन साहब ने क्या बोला, हाइगन साहब ने बोला कि अगर लाइट रेरर से डेंसर मीडियम में जाती है, और अगर डेंसर मीडियम में वेलोसिटी v2 है और रेरर में वेलोसिटी v1 है, तो वेलोसिटी v1 की ज्यादा होगी सर, v2 की नहीं, v1 की ज्यादा होगी। रेरर मीडियम में लाइट आराम से ट्रेवल कर सकती है, लेकिन डेंसर मीडियम में लाइट को दिक्कतें झेलनी पड़ेगी ट्रेवल करने के लिए, मतलब स्पीड एक्चुअली कम हो जाता है। और ये बाद में जो फाइंडिंग्स आई, इसको उसने सही होल्ड किया। तो यहां से हमने क्या देखा भाई कि भाई कॉर्पस्कुलर मॉडल में न्यूटन साहब ने बोला कि जब भी लाइट रेरर से डेंसर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है, और वेलोसिटी जो होगी लाइट की वो डेंसर मीडियम में ज्यादा होगी। लेकिन ये तो भाई गलत है, क्योंकि बाद में फाइंडिंग्स आई तो पता चला कि लाइट डेंसर मीडियम में लाइट की वेलोसिटी कम हो जाती है, लेकिन कॉर्पस्कुलर मॉडल में ज्यादा बता दिया गया। लेकिन अगर वही वेव नेचर ऑफ लाइट की बात करें तो हाइगन साहब ने क्या बोला कि भाई वेलोसिटी जो डेंसर मीडियम में होगी वो तो कम हो जाएगी भाई रेरर से, देखो। और वही बाद में फाइंडिंग निकल के आई। तो देखिए, मैं ऐसा नहीं बोलता हूं कि सारे जो कॉर्पस्कुलर मॉडल है वो फुल्ली गलत है, नहीं, कई सारे पॉइंट्स कॉर्पस्कुलर मॉडल के सही हैं और कई सारे पॉइंट वेव मॉडल के सही हैं। तो इनको मर्ज करके हमने क्या बोला, लाइट हैज डुअल नेचर, लाइट के पास दोनों नेचर है, आपका वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका बेसिक इंट्रोडक्शन, इससे ज्यादा हमें इसके बारे में पढ़ना भी नहीं है। चाहूं तो मैं इसके बारे में और भी चीजें पढ़ा सकता हूं, लेकिन आपके लिए वो रेलेवेंट नहीं है, ठीक है। चलो ये हो गया। अब हम देखते हैं भाई, सर आपने ये तो बता दिया कि कॉर्पस्कुलर मॉडल क्या होता है और वेव मॉडल क्या होता है, लेकिन सर हम तो पढ़ रहे हैं वेव ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स के बारे में क्या, तो वेव ऑप्टिक्स को जानने के लिए आपको कुछ बातें समझनी पड़ेगी। तो पहले हम वो समझ लेते हैं, फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। पहले हम वो देख लेते हैं कि भाई क्या चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी, उसके बगैर वेव में तो मजा ही नहीं आएगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा सर वेव फ्रंट क्या होती है, ठीक है, वेव फ्रंट क्या होती है। लेकिन उसके पहले कुछ और बेसिक पॉइंट जान लेते हैं, ठीक है, कुछ और बेसिक पॉइंट जान लेते हैं, ठीक है। चलो, कि मान लिया आपने एक पत्थर लिया और पानी में ड्रॉप कर दिया, आपने एक पत्थर लिया और पानी में फेंक दिया, ठीक है, या आपने पत्थर लिया और पानी में फेंक दिया। भाई तालाब उलाब तो गए होगे ना, तो देखो एक पत्थर पानी में आपने फेंक दिया अगर, तो उसके चारों तरफ वेव चलती हुई नजर आएगी। क्या आएगी, वेव चलती हुई नजर आएगी, ठीक है, चारों तरफ वेव चलती हुई नजर आई, ठीक है। पत्थर फेंकने से क्या, चारों तरफ वेव आपको चलती हुई नजर आएगी, ठीक है। अगर देखो ये सोर्स था, क्योंकि यहां आपने पत्थर फेंका, यहां से वेव निकलती हुई बाहर की तरफ नजर आई, तो क्या आपको देखने को मिला कि भाई वेव बाहर की तरफ चल रही है, बाहर की तरफ। तो हम ये मान सकते हैं कि वेव की वेलोसिटी बाहर की तरफ होगी, बाहर की तरफ है, ठीक है, बाहर की तरफ सर वेव की वेलोसिटी है। चलो भाई ये आपका पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया। लेकिन अगर हम वेव की वेलोसिटी लेट वेलोसिटी ऑफ वेव
इज इक्वल टू वी। अगर आपने वेलोसिटी वेव की वी ले ली और इन टाइम इक्वल टू टाउ, अगर आपने टाउ टाइम में वी की वेलोसिटी ली, तो भाई ये जो सोर्स था जहां से वेव निकली, तो वेव भाई कितने दूर जा गई होगी टाउ टाइम में। तो आप क्या बोलोगे सर डिस्टेंस तो होता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस क्या होता है सर डिस्टेंस तो होता है स्पीड इनटू टाइम। तो मतलब वेलोसिटी इनटू टाउ, ये तो गया डिस्टेंस। मतलब वेव कितनी दूर चली होगी, वेलोसिटी इनटू टाउ। और वेव जो है हर पॉइंट पे इतनी दूर चली होगी भाई, क्योंकि भाई चारों डायरेक्शन में वेव जा रही है, हर पॉइंट पे वेव इतनी दूर चली होगी। ठीक है, तो यहां पे आता है आपका कॉन्सेप्ट वेव फ्रंट का। देखिएगा बच्चों, यहां पे क्या कॉन्सेप्ट आता है, वेव फ्रंट का। वेव फ्रंट सर कैसे हम इसको रिलेट करें? तो आप देखिए, मैंने क्या बोला कि आपने एक पत्थर फेंका तालाब में, वहां से वेव जनरेट हुई और वेव चलने लगी, दूर की तरफ जाने लगी, दूर दूर। तो देखिए हमने कैलकुलेट किया क्या कि मान लो वेलोसिटी वेव की v है और टाइम टाउ है। मान लो वेलोसिटी वेव की वेलोसिटी जो है v है और टाइम टाउ है, तो डिस्टेंस कितनी चलेगी सर, वेलोसिटी इनटू टाइम, इतनी डिस्टेंस चलेगी। तो हमने उतनी डिस्टेंस वेव को चला दिया। तो हमने क्या देखा भाई, एक ऐसी जगह आई, मतलब इतने समय बाद एक ऐसा जगह आया, मतलब एक ऐसा सर्कल बना जहां पे जितने भी पार्टिकल थे वेव के, यहां पे इस सर्कल पे जितने भी पार्टिकल थे वेव के सर, ये सब सेम कंडीशंस में आ गए। ये सब किस में आ गए, सेम कंडीशंस में आ गए। तो उसके कई सारे कंडीशंस सेम बन रहे हैं, तो हम इसको क्या बोलते हैं भाई कि सारे पार्टिकल सेम फेज में आ गए। सारे पार्टिकल सेम फेज में आ गए। ठीक है, तो अगर ये सारे पार्टिकल सर सेम फेज में आ गए, तो जब भी वेव फ्रंट क्या बोलता है कि जब भी, ठीक है, क्या बोलता है, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स locus of all the points which are having same phase is called wave front। मतलब वो सारे पॉइंट का लोकस हम ट्रेस करेंगे, जहां पे आपकी वेव की, मतलब वो सारे पॉइंट का लोकस हम ट्रेस करेंगे जहां पे सारे पार्टिकल्स जो हैं, जहां पे सारे पार्टिकल सेम फेज में होंगे। अगर सारे पार्टिकल सेम फेज में होंगे तो हम बोलेंगे सर यही तो है वेव फ्रंट, यही है वेव फ्रंट, जहां पे सारे पार्टिकल सेम फेज में हो जाए, उसी को बोलते हैं वेव फ्रंट। सर कैसे पता चलेगा सेम फेज क्या है सर? तो हम बोलेंगे कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जो अगर सेम हो जाए तो हम बोल देंगे भाई वो सेम फेज में है। जैसे कि अगर सारे पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी सेम हो जाए, अगर सारे पार्टिकल्स की फ्रीक्वेंसी सेम हो जाए किसी पॉइंट पे, तो वो पॉइंट क्या बन जाएगा, वेव फ्रंट। हम उसको क्या बोल सकते हैं भाई, सारे पार्टिकल सेम फेज में आ गए। ठीक है, तो अगर सारे पार्टिकल्स की फ्रीक्वेंसी सेम हो जाए तो सारे पार्टिकल सेम फेज में आ जाएंगे। तो वो जो लोकस बनेगा, उसका जो लोकस बनेगा जहां पे सारे पार्टिकल सेम फेज में आ जाएं, उसको हम क्या बोल देते हैं बच्चों, वेव फ्रंट। सिंपल सा कंसेप्ट है वेव फ्रंट का। ठीक है, अब आपने ये वेव फ्रंट पढ़ लिया। अब वेव फ्रंट से हम और कुछ और चीजें हैं, कुछ नई चीजें से जो हमें जाननी पड़ेगी, जिससे हम वेव ऑप्टिक्स को और क्लियरली समझ पाएंगे। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर? अब देखिएगा, अगर बच्चों मैं पूछूं आपसे कि आपने बोला कि भाई वेव बाहर की तरफ जा रही है, वेलोसिटी वेव की बाहर की तरफ जा रही है। अगर वेव की वेलोसिटी बाहर की तरफ जा रही है तो हम ये बोल सकते हैं बच्चों कि भाई एनर्जी भी वेव की बाहर की तरफ ट्रैवल कर रही होगी। मतलब नॉर्मल। तो हम क्या बोलेंगे, सर एनर्जी ऑफ द वेव
ट्रेवल ट्रेवल परपेंडिकुलर टू दी वेव फ्रंट। समझ आया? तो हम क्या बोल सकते हैं सर, यहां से क्या पॉइंट आया सर, यहां से पॉइंट आया एनर्जी ऑफ वेव ट्रैवल परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। मतलब अगर वेव बाहर की तरफ भाग रही है, वेलोसिटी है वेव के अंदर बाहर की तरफ, तो भाई वेलोसिटी होगा तो आपको पता ही है, काइनेमेटिक्स तो पढ़ा होगा ना, हाफ mv²। ठीक है, अगर वेलोसिटी है वेव के पास, तो हम क्या बोल सकते हैं सर, उसके पास एनर्जी भी होगी। और अगर वेलोसिटी बाहर की तरफ है तो एनर्जी वेव की, ई फॉर एनर्जी ऑफ वेव, एनर्जी वेव की बाहर की तरफ जा रही होगी सर, किस पे, परपेंडिकुलर होगी वेव फ्रंट पे। क्लियर बच्चों? वेव फ्रंट पे एनर्जी क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो ये आपको क्लियर हुआ, चारों तरफ एनर्जी अब बना सकते हो। और ये क्या है भाई, परपेंडिकुलर। तो यहां हमने दो कॉन्सेप्ट देखा। सबसे पहला कॉन्सेप्ट सर, वेव फ्रंट क्या होता है, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट, वो सारे पॉइंट का लोकस जहां पे सारे पॉइंट मतलब सारे पार्टिकल्स सेम फेज में होंगे। क्लियर? तो वो तो सर हो गया वेव फ्रंट। सर अगला क्या होगा सर, तो आप बोलोगे एनर्जी के बारे में बात कर लेते हैं अब। तो एनर्जी क्या है सर, तो भाई आपने बोला कि भाई वेव की वेलोसिटी v से जा रही है, तो भाई अगर वेलोसिटी है वेव के पास तो ऑब्वियस है एनर्जी तो होगी। सर कितनी होगी एनर्जी, वो हम देखेंगे आगे, जब हम मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे तो हम कुछ और भी चीजें देखेंगे इसमें। लेकिन अभी हमें इतना समझना है कि भाई एनर्जी जो होती है वेव की, वो वेव फ्रंट से परपेंडिकुलर होती है। क्लियर? ठीक है बच्चों, मैं थोड़ा पानी पीता हूं, फिर हम आगे शुरू करते हैं। तब तक आप नोट डाउन कर लो। हाँ, एनर्जी ड्रिंक। ठीक है, चलो इतना क्लियर हो गया। अब सर और क्या क्या चीजें हमें जाननी चाहिए वेव को पढ़ने के लिए, तो एक एक करके हम और चीजें देखेंगे। फिर हाइगन्स प्रिंसिपल, आपका फेवरेट टॉपिक। ठीक है, उसके बाद हम लोग हाइगन्स प्रिंसिपल की बात करेंगे। ठीक है, चलो चलिए अब देखिए सर, आपने चलो ये बता दिया, आपने बता दिया भाई वेव फ्रंट क्या होता है, आपने ये भी बता दिया कि भाई वेव का जो एनर्जी होती है, वेव की एनर्जी वो वेव फ्रंट से परपेंडिकुलर ट्रैवल करती है। चलिए सर ये भी हम मान लिए। अब सर आप बता दीजिए भाई स्फेरिकल वेव क्या होता है। क्या स्फेरिकल वेव क्या होता है? ठीक है, स्फेरिकल वेव क्या होता है, तो वही एग्जांपल लेते हैं हमने। आपने क्या किया भाई, एक ड्रॉप लिया, एक मतलब एक पत्थर लिया और पानी में फेंक दिया। चलिए भाई फिर से पानी में फेंकते हैं पत्थर। ये लिया आपने, पानी में आपने पत्थर फिर से फेंक दिया। जैसे ही आपने पानी में पत्थर फेंका, ध्यान दीजिएगा बच्चों इस बार, जैसे ही आपने पानी में पत्थर फेंका तो इससे क्या हुआ, एक वेव जनरेट हुई। सर इस वेव का शेप क्या है, स्फेयर ही तो है। अगर आपने एक लाइट सोर्स ले लिया, मान लो अगर आपने एक लाइट सोर्स ले लिया रूम में, फुटबॉल तो देखा होगा ना, आप ये मान लो फुटबॉल के बीच में लाइट सोर्स रखा हुआ है, तो जो फुटबॉल का सरफेस होगा उन सभी से लाइट निकल रहा होगा और वही परपेंडिकुलरली निकल रहा होगा, परपेंडिकुलर निकल रहा होगा। ठीक है, मान लेते हैं आपने एक लाइट सोर्स ले लिया, आपने एक लाइट सोर्स ले लिया। क्या है सर ये, लाइट सोर्स ले लिया आपने। आप देखेंगे इसके चारों तरफ एक लाइट निकलती हुई दिख रही होगी। ठीक है, तो भाई जैसे फुटबॉल का एग्जांपल लिया कि फुटबॉल के बीच में लाइट रख दिया आपने, चारों तरफ उसके सरफेस पे लाइट निकलती हुई दिख रही होगी। तो जो सरफेस बना आपका वो किस फॉर्म में है, स्फेयर ही तो है, तो वो क्या जनरेट हुआ, वो स्फेरिकल वेव कहलाया। तो वैसे ही आपने अगर पानी फेंका, पानी में पत्थर फेंका, तो भाई जो इसके अराउंड में सर्कल बन रही होगी, अभी मैंने पानी की बात की तो पानी तो भाई एक सरफेस पे है तो सर्कल बन रही है। अगर हम लाइट सोर्स की बात करेंगे तो चारों तरफ एक स्फेयर बन रहा होगा जहां से लाइट निकल रही होगी,
उसी को बोलते हैं स्फेरिकल वेव। सर आपने बताया स्फेरिकल वेव कैसे बन रहा है, लेकिन सर कुछ टेक्निकल पॉइंट भी तो होंगे इसके, ऐसा थोड़ी ना भाई एक स्फेयर बन गया स्फेरिकल वेव हो गया। तो हम देखेंगे क्या इसके टेक्निकल कुछ पॉइंट्स, क्या देखेंगे बच्चों कि देखिए कि जब भी हम स्फेरिकल वेव की बात करते हैं तो हम दो चीजें बहुत गौर से देखते हैं। क्या देखते हैं दो चीजें? पहली चीज ध्यान दीजिएगा, अगर स्फेरिकल वेव की बात किया तो हम क्या देखेंगे सर? हम देखेंगे कि भाई अरे यार ये मार्कर को क्या हुआ, चलो हम क्या देखेंगे सर? हम देखेंगे कि जब भी हम स्फेरिकल वेव की बात करेंगे तो दो चीजें, जो स्फेयर का मतलब जो वेव का एम्पलीट्यूड होगा उस स्फेयर पे, जो वेव का एम्पलीट्यूड होगा उस स्फेयर पे वो कांस्टेंट होना चाहिए और वेव सेम फेज में भी होने चाहिए। ठीक है, मतलब सर अगर स्फेरिकल वेव की बात करते तो दो चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, दो चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी सर। सबसे पहली चीज क्या हो गया भाई मार्कर को? चल जा भाई चल जा, ठीक है। इसको क्या हो गया यार? एक मिनट बच्चों, थोड़ा मार्कर डिस्टर्ब कर रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो दो चीजें याद रखेंगे स्फेरिकल वेव में। सबसे पहली चीज क्या सर? दिख रहा क्या? एक मिनट में मार्कर चेंज करता हूं थोड़ा। यार मार्कर तो मिल भी नहीं रहा।